दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आपको पता है कि 1 जून को अभी हाल ही में एचपीएससी ने अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो कराया। एग्ज़ाम आप सबने दिया और देखा भी। काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही थी सबकी, काफ़ी अच्छे दिन मिले थे सबको, बाकायदा कैलेंडर मिला हुआ था और उसके हिसाब से सब अपनी बढ़िया तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर उड़ते-उड़ते खबर आई जब एग्ज़ाम होने लगे अदर सब्जेक्ट के कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो वन लाइनर टाइप हो रहा है। जो बच्चे काफ़ी डीप तैयारी कर रहे थे, डीप तैयारी तो करना बनता था क्योंकि का केवल हिंदी का पेपर हो रहा था, जीके का कोई पेपर नहीं था, सामान्य अध्ययन का कोई पेपर नहीं लगा हुआ था, तो बच्चे खूब अच्छे से तैयारी कर रहे थे कि हिंदी में तो हम महारत है ही है हमें, महारथी ना बन के जाएँ तो फिर क्या करें? इसलिए लेकिन जब उड़ती-उड़ती ये खबर आई और बच्चों ने जो वन लाइनर पे स्विच किया है, ये बहुत ज़्यादा घातक हो गया सबके लिए क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट का तो वन लाइनर क्वेश्चन कराए गए हैं, वन लाइनर पेपर कराया गया, लेकिन हिंदी का बहुत ज़्यादा डीप जो पेपर है वो आया है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का इतना डीप पेपर किसी ने नहीं सोचा था कि आएगा और क्योंकि नहीं आ रहे थे इसीलिए किसी ने नहीं सोचा था। ये तो हो गई कि डीप प्रश्न जो था वो बड़े डीप आए थे। दूसरी बात है कि यूनिट वाइज़ प्रश्न थे ही नहीं। 10 यूनिट्स लगी हैं, 10 यूनिट्स में वो कहाँ का पूछ रहे थे वही जाने। क्योंकि यूनिट वाइज़ तो प्रश्न थे ही नहीं, भाषा विज्ञान से प्रश्न बहुत ही मिनिमम बनाए गए। काव्य शास्त्र से प्रश्न बने ही नहीं। नेट का पाठ्यक्रम जब हम पढ़ते हैं और जो एचपीएससी का पाठ्यक्रम है, जब हम नेट का पेपर देने जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें सारी यूनिट से कुछ ना कुछ प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पे तो एक ही यूनिट्स की भरमार थी और जिससे प्रश्न पूछे जा रहे थे बस उसी से प्रश्न पूछे जा रहे थे। अगर ऊपर गोदान का प्रश्न पूछा है तो नीचे भी गोदान का प्रश्न पूछा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम केवल यहाँ किसी पर्टिकुलर्स गद्य का पेपर देने आए हैं या केवल जो उपन्यास है उनका पेपर देने आए हैं या नाटक का पेपर देने आए हैं क्योंकि सीरियल से वही पूछे जा रहे थे। उसके बाद में वर्तनी त्रुटियों की अगर हम बात करें तो एक पेपर जो 100 नंबर का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। उसमें आप 25 से 30 क्वेश्चन वर्तनी अशुद्धियों के कारण माइंड को एकदम ब्लंट कर देते हैं। एग्ज़ाम हॉल का जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चा उसी में इतना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर होता है। ऊपर से आपने 25 से 30 प्रश्न वर्तनी अशुद्धियों के डाले और ऐसी-वैसी वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं कि केवल मात्रात्मक त्रुटियाँ हों, बल्कि पूरा-पूरा नाम चेंज हो रहा था। अगर आपने थोड़ा पढ़ा और नहीं आपके माइंड में आ रहा है, तो आपको वो क्लिक भी नहीं करता। आलस्य को आपने हास्य लिख दिया, भारत दुर्दशा को आपने भारद्वाज आश्रम लिख दिया, चंद्रकला को आपने चंद्रिका लिख दिया, राउल बेल को तो आपने राउत बेल लिख दिया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को आपने उक्ति व्यक्ति प्रकाश जैसा कुछ लिख दिया, हिमादि तुरंग शुरंग को आपने पता नहीं क्या ही लिख दिया। तो इस तरह से हर प्रश्न में आपकी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं और लगभग 30 से 35 या 30 के अंदर ही गलतियाँ हैं। तो जिस एग्ज़ाम में 30% हिस्सा लगभग वर्तनी अशुद्धियाँ हों, तो ऐसा एग्ज़ाम तो हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम तो फिर परिणाम घोषित करना या परिणाम जारी करना ऐसे एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। बच्चों के लिए न्याय संगत नहीं है, हमारी मेहनत के लिए न्याय संगत नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस की, तो आउट ऑफ सिलेबस इतने प्रश्न आपने डाले क्यों? अगर आपको ये था कि आपको विद्यानिवास मिश्र के गाँव के मन रूबरू से प्रश्न पूछने थे, तो आपको विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रश्न निबंध लगाने की ज़रूरत क्या थी? बच्चे को आपने वैसे भी ऑलरेडी इतने सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं, आपने उपन्यास दिए हुए हैं इतने सारे, आपने किस कहानियाँ दी हुई हैं, आपने 10 नाटक दिए हुए हैं, 14 लगभग नाटक आपने दिए हुए हैं, 10 निबंध दिए हुए हैं, उसके बाद में अतिरिक्त गद्य विधाएँ भी दी हुई हैं। तो उसमें और इतनी सारी आपने कविताएँ दी हुई हैं, उसमें आपने बच्चों से जो पूछा, वो तो आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछा, उसमें आपने विद्यानिवास मिश्र जी के उसके निबंध का प्रकरण पूछा। आप पूछ सकते थे, मेरे राम का मुकुट है में क्या है, ये पूछ सकते थे। आप ये पूछ सकते थे कि गाँव के मन रूबरू ये किसका निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का है, ये आप पूछ सकते थे। ये आपका इतिहास का के अंतर्गत की बात थी। लेकिन आप उसके अंदर जाकर और उसका प्रकरण अगर आपको पूछना था, तो आपने जो सिलेबस दिया था, आप उससे पूछते। आपने उससे बाहर ये आउट ऑफ सिलेबस है और इतना लंबा सिलेबस देने के बाद में अथाह सागर और उसमें बच्चे
डुबकी लगा लगा के पढ़ें, निचोड़ निकालें और पढ़ें, बूँद-बूँद उसका अमृत की तरह पिएँ और फिर वहाँ जाकर आप इस तरह के प्रश्न बनाएँगे तो फिर ये कैसे ग्राह्य हो जाएगा, कैसे हमें स्वीकार होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये बहुत से लोग, बहुत से कोचिंग संस्थान मतलब कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो होगा ये दोबारा होगा। तो दोबारा एग्ज़ाम कराने का मतलब है कि और भी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में बच्चों को ला देना। क्योंकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता, कोई इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक बार एग्ज़ाम देने गया है, 7-8 हज़ार रुपए खर्च करके आया है, वो दोबारा इसी मंथ में वो फिर से चला जाए और फिर से वो 7-8 हज़ार रुपए लगाए। जो लड़कियाँ जाती हैं दूर-दराज़ से, मैं खुद गई थी तो यूपी से गई थी, उसके बाद में कुछ बंगाल की लड़कियाँ मिली थीं, कुछ हरियाणा की मिली थीं, झारखंड की मिली थीं, कुछ इधर आपके मध्य प्रदेश की मिली थीं। मध्य प्रदेश की तो बस जनरल वाले आए थे क्योंकि वहाँ पे जनरल की सीट्स नहीं थी, तो फिर जनरल वाले एग्ज़ाम देने आए थे। तो इस तरह की जो दूर-दराज़ की लड़कियाँ या दूर-दराज़ के लोग जो बच्चे आए थे, वो कैसे इतनी महँगी सिटी में फिर से आना, फिर से रहना, फिर से खाना और फिर से वो अपना कन्वेंस लगाना, तो ये सब एक बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है। फैमिली जो होती है उसके लगभग महीने की कमाई ही 10-15 हज़ार या 20 हज़ार होती है और उसमें से महीने में 2 बार एग्ज़ाम देने बच्चा जाएगा और वो 20 हज़ार या 15 हज़ार रुपए वहीं खर्च कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। चलिए ख़ैर देखते हैं क्या होता है और अगर हम देखते हैं कि रीअटेम्प्ट की कितनी संभावना है, तो रीअटेम्प्ट की बहुत कम संभावना है क्योंकि एचपीएससी के इतिहास में मतलब मैंने खोजा तो मुझे तो नहीं दिखा कि अभी तक कि एचपीएससी ने कभी दोबारा एग्ज़ाम कराया है। बल्कि 2023 में और 19 में इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं एचपीएससी के ऊपर। एचपीएससी का 2019 में एक पेपर था, एचसीएस का पेपर था, उसमें 10 सवाल हटाए गए थे, लेकिन फिर उसने जो है परीक्षा टाल दी थी, लेकिन दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया था। 2023 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 32 सवाल हटाए गए थे, लेकिन उसमें भी उसने चुप्पी साध ली थी, परीक्षा दोबारा नहीं कराई थी और वो उसकी भी कोई पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये सीधा-सीधा दिखाता है कि या तो सीट के लिए ये जो लड़ाई हो रही है, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई पहले लड़ी जा चुकी है और ये ख़त्म हो गया है सब कुछ। या तो अब चुप्पी साधना है तो साधिए या तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला। सीधा-सीधा यही निकल के आता है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि एचपीएससी दोबारा अगर एग्ज़ाम कराता है, हम संभावनाओं पर बात करते हैं। एचपीएससी दोबारा एग्ज़ाम कराता है तो क्या हमें कोई सुविधा देगा? क्योंकि 2019 में ग्रुप डी की एचपीएससी ने परीक्षा कराई थी और उसमें जो कन्वेंस का था, जैसे बस का आने-जाने का, तो वो बच्चों को मुफ़्त में कराया था और बच्चों का एडमिट कार्ड ही उस दिन उनका टिकट था। वो जा सकते थे अपने कन्वेंस तक और फ्री ऑफ कॉस्ट बस का किराया था। तो क्या ऐसी कोई सुविधा, ऐसी चीज़ें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम के लिए कराएगा? क्या बच्चों को ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा उनको कन्वेंस के लिए आने-जाने के लिए? तो थोड़ी-सी राहत मिलेगी क्या बच्चों को? इस पर थोड़ी-सी शोध करने की ज़रूरत है। बाकी रही हम क्या करें अब, तो हम ये कर सकते हैं कि जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं यूट्यूब के और या जो बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने खूब सारा पैसा बनाया है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए और जो हरियाणा के बच्चे हैं, यूपी के वही बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे तो फ़िज़िकल रूप से वहाँ जाकर विरोध कर सकते हैं और जो बाकी जो बच्चे हैं वो हैशटैग के माध्यम से इस चीज़ को ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं या कहीं पर भी जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को रीट्वीट कंडक्ट कराने के लिए ट्वीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नए पहलुओं पर सोचने और विचार करने की जो क्षमता है उसमें विकास हुआ होगा या इन पहलुओं पर भी आपका ध्यान जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसी और जानकारियाँ हम आपको देते रहें। धन्यवाद।